नमस्कार, डीएनए विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें। महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर। विदेश मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, कनाडा सुरक्षित नहीं जाने वाले रहें सतर्क। विधानसभा व विधान परिषद में भर्तियों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 30 दिनों में शुरू होगा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल। बनारस को नई पहचान दिलाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा शिलान्यास। G20 समूह के शिखर सम्मेलन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPR के इस्तेमाल से वैश्विक वित्तीय समावेश को लेकर सहमति बनी। फिनटेक इंडस्ट्री में बड़े बूम की उम्मीद। एक साथ आए मिड डे और रिलायंस एंटरटेनमेंट। एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को घटाया। मैसेज भेजना जितना आसान होगा व्हाट्सएप पर शॉपिंग करना। हॉकी कप्तान हरमनप्रीत और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई होंगे ध्वजवाहक एशियन गेम्स में। भारत में पहली बार MotoGP भारत का हो रहा है आयोजन। भारत की सड़कों पर तेजी से दौड़ेंगी MotoGP की बाइक रेस। गणतंत्र दिवस पर मेहमान हो सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बना प्रकोष्ठ। बड़े शहरों में बिकवाली से 796 अंक टूटा सेंसेक्स। निवेशकों ने बांड म्यूचुअल फंड से अगस्त में 25,872 करोड़ रुपए निकाले। खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को भारत ने कनाडा को परोक्ष तौर पर भारतवासियों के लिए एक असुरक्षित देश के तौर पर चिन्हित किया और वहां रहने वाले या यहां से वहां की यात्रा की योजना बना रहे भारतवासियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया, कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा घृणा अपराध और आपराधिक हिंसा की वजह से वहां रहने वाले सभी भारतीय या यहां से जाने वाले सभी भारतीयों को बहुत अत्यधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। कनाडा ने भी भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में देखा गया है कि कनाडा में रहने वाले राजनयिक और भारत विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को धमकाया गया। ऐसे में कनाडा को जिन क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना है वहां भारतीय समुदाय के लोग यात्रा ना करें। कनाडा की खराब हालत को देखते हुए वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को खास तौर पर अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त वहां के अधिकारियों से संपर्क में हैं ताकि भारतीयों को बेहतर तरीके से सुरक्षा दी जा सके। एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वह कनाडा को लेकर भारत सरकार के कड़े रुख को भी बता रहा है। छात्रों को उच्चायोग में पंजीकरण की सलाह। भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों और छात्रों को वहां स्थित उच्चायोग या कंसुलेट के जरिए या विदेश मंत्रालय की वेबसाइट http://MATAD.gov.in में पंजीयन कराने की सलाह दी गई। किसी तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा होने या अप्रत्याशित घटना होने पर सरकार इसके साथ शीघ्रता से संपर्क स्थापित कर सके। इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार आतंकवाद या गृह युद्ध से ग्रस्त देशों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए जारी करता है। महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े महज 2 वोट। सभी दलों का मिला समर्थन। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के विधेयक पर बुधवार को संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा की मुहर लग गई है। सभी दलों ने एकजुट होकर विधेयक का समर्थन किया। विधेयक के पक्ष में
454 और विपक्ष में महज 2 वोट पड़े। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने विधेयक का विरोध किया। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर दुनिया को एकजुट होकर संदेश देने का आह्वान किया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकार विधेयक पर सुझावों को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 27 वर्षों से लंबित है और अब इसे अमली जामा पहनाने का समय आ चुका है। राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास कराने को लेकर सरकार आश्वस्त। जाने क्या है सांसदों का गणित। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। 239 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के पास अपना संख्या बल है, जो सामान्य विधायकों को पारित कराने के लिहाज से भी कम है। सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में भी सभी दलों के सहयोग से इसे पारित कर लिया जाएगा। 239 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के पास अपना संख्या बल तकरीबन 112 का है, जो सामान्य विधेयकों को पारित कराने के लिहाज से भी कम है। लेकिन अब तक विधेयकों को पारित कराने में बीजेड, वाईएसआर जैसे कई तटस्थ दल सरकार के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी करीब 158 सांसदों का समर्थन चाहिए। इसलिए कांग्रेस, तृणमूल जैसे बड़े दलों का समर्थन जरूरी है। बता दें, राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के खेमे में 96 सांसद हैं। 28 सांसद बीजेड, वाईएसआर तथा अन्य छोटे तटस्थ दलों में से हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जनहित के मुद्दों पर बनने वाले सभी कानूनों को हमारी अपनी संसद द्वारा पारित किया जाए, जिससे हमारे देश की जनता को ये लाभ मिल सके। DPDP पर 30 दिनों में शुरू होगा अमल। इस साल अगस्त माह में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में DPDP एक्ट के कुछ नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा। कुछ दिनों में एक्ट से जुड़े 8 नियमों को अमल में लाने के लिए जारी किया जा सकता है। इनमें से एक नियम कंसेंट प्रबंधन का होगा। DPDP एक्ट के तहत यूजर्स की सहमति से ही कंपनियां या कोई विभाग उनके डिजिटल डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर उस डाटा को किसी और को दे सकेंगे। इस काम के लिए उन्हें सहमति लेनी होगी। बुधवार को DPDP एक्ट पर अमल के लिए चंद्रशेखर ने सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के लिए बैठक की थी। बड़ी तकनीकी कंपनियां DPDP एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए 1 साल का समय चाहती हैं। सरकार भी एकदम इस एक्ट को लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहती। इसी वजह से चंद्रशेखर का भी मानना है कि अगले साल में इस एक्ट से जुड़े अधिकतर नियमों का पालन शुरू हो जाएगा। हालांकि मंत्रालय के अधिकारी इस बात को भी कह रहे हैं कि अगस्त माह में DPDP एक्ट की अधिसूचना जारी हो गई थी। ऐसे में कंपनियों को इस एक्ट पर अमल के लिए खुद को तैयार करते रहना चाहिए। DPDP एक्ट के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है प्राविधान। सभी सरकारी संस्थाओं को नियम के पालन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। DPDP एक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ अन्य सभी परिस्थितियों में सरकारी संस्थानों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होगा। बोर्ड में कर सकेंगे शिकायत। चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड DPB के गठन पर भी काम शुरू हो जाएगा। बनारस को नई पहचान दिलाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। गंजारी में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनारस खेल की दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। यहां IPL के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे, जिनमें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को सामने खेलते देखने का मौका
खेल प्रेमियों को मिलता रहेगा। उन्हें देखकर स्थानीय खिलाड़ियों को उनकी तरह बनने का उत्साह भी मिलेगा। यही नहीं, इसकी देख रेख के बदले खेल विभाग को हर साल 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिनका उपयोग स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। स्टेडियम का निर्माण 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 121 करोड़ रुपए में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। स्टेडियम में 7 पिच होंगे। यहाँ डे नाइट मैच भी कराए जाएंगे। 3 नेत्रधारी वाले भगवान शंकर की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण में 3 का आंकड़ा खूब है। चर्चा यह है कि यह संयोग है या कोई प्रयोग। 30.60 एकड़ भूमि जमीन अधिग्रहण की गई है स्टेडियम के लिए। 30 महीने में बनकर तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 330 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्टेडियम के निर्माण में। 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी स्टेडियम में। 3 पत्ते वाले धातु के बेलपत्र से सजाया जाएगा स्टेडियम का बाहरी हिस्सा। 3 फलक वाले त्रिशूल के आकार की होगी फ्लड लाइट। और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे, उस समय क्रिकेट जगत के कई दिग्गज क्रिकेटरों की उपस्थिति भी रहेगी, जिनमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, मदन लाल, करण घावरी, गोपाल शर्मा व अन्य खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। एशियन गेम्स 2023 हांगझो। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई 23 सितंबर को हांगझो एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए संयुक्त ध्वजवाहक बनाने का निर्णय लिया है। पिछली बार जकार्ता एशियन गेम्स में स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक बने थे। एशियन गेम्स में इस बार कुल 655 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारतीय दल के दल प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा ने कहा, हमने आज काफ़ी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया है। किया। इस बार एशियाई खेलों के लिए हमारे 2 ध्वजवाहक होंगे, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई। हम उम्मीद करते हैं आज का डीएनए आपके लिए कारगर रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, और ऐसे ही रोज़ की तरह हम खबरों का विश्लेषण और खबरों की चर्चा करते रहेंगे। आप इन दोनों भागों को और कुछ सुझाव अगर हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। डीएनए को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।